नमस्कार। हम अभी चर्चा करेंगे संविधान के संबंध में अरस्तू के विचार। अरस्तू का ये कहना है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद, किसे मिले। अरस्तू ने राज्य और संविधान को एक रूप माना है, साथ ही राज्य और दल को भी एक रूप माना है। जैसे यदि कोई नया दल शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह संविधान को परिवर्तित कर देता है और इस तरह राज्य में भी उसके अनुरूप परिवर्तन आ जाता है। आधुनिक युग में हमें अरस्तू की उपरोक्त धारणा गलत प्रतीत होती है। अरस्तू की संविधान संबंधी यह धारणा यूनान के तत्कालीन इतिहास के संदर्भ में बनी थी, क्योंकि प्रायः उस समय संघर्ष चलता था। प्रत्येक नगर राज्य में वर्गतंत्रियों एवं जनतंत्रियों में संघर्ष रहता था। किसी भी एक दल की जीत का अर्थ केवल यही नहीं था कि उसके नेता सरकार बना ले, बल्कि उस जीत से यह भी निर्णय होता था कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे अथवा शासन की बागडोर सर्वसाधारण के हाथ में चली जाए। किसी दल की जीत से राज्य के आधारभूत रूप में भी परिवर्तन हो जाता था और जनता के नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य भी बदल जाते थे। इस तरह संविधान के स्वरूप में परिवर्तन का परिणाम एक क्रांति होता था। अरस्तू ने इसका वर्गीकरण दो सिद्धांतों के आधार पर किया है, संख्या के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर अर्थात शासन सत्ता कितने व्यक्तियों में निहित है, और उद्देश्य के आधार पर से तात्पर्य है कि राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ हित। संख्या की दृष्टि से तीन भेद होते हैं: एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत से व्यक्तियों का शासन। और उद्देश्य के आधार पर दो रूप होते हैं, स्वाभाविक रूप और विकृत रूप। शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर, और विकृत रूप में वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। निम्नांकित आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। पहला, राजतंत्र। यह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है जिसमें शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। वह व्यक्ति शुभ को जानता है एवं उसी शुभ को क्रियान्वित करने वाले कानूनों का निर्माण करता है, लेकिन साथ ही उसका यह भी मत है कि आदर्श शासक सुलभ नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र को अप्राप्य मानता है। सौभाग्यवश सर्व सद्गुण संपन्न शासक मिल जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार गुण संपन्न व्यक्ति होगा। दूसरा, निरंकुश। चूँकि राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वोत्तम होने पर भी सदैव क्रियात्मक नहीं है, अतः वह विकृत होकर तानाशाही या निरंकुशता में बदल सकती है। इस शासन का लक्ष्य सार्वजनिक भलाई न होकर स्वार्थ सिद्ध होता है। तीसरा, कुलीन तंत्र। जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तथा शासन सत्ता का प्रयोग सामान्य लोकहित के लिए तथा कानून के अनुसार हो, उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। इसमें प्रौढ़ व्यक्तियों को ही शासन संचालन का अधिकार दिया है। यह भी बुद्धि और गुण द्वारा संचालित कानून प्रिय शासन प्रणाली है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। कालक्रम में इसका भी पतन हो जाता है। चौथा, धनिक वर्ग तंत्र। कुलीन तंत्र दूषित होकर धनिक तंत्र या अल्पतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कुछ धनी व्यक्ति
कानून की अवहेलना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करने लगते हैं। अरस्तु इस तंत्र को सर्वथा अस्थायी तथा घृणित मानता है। 5वां, संयत प्रजातंत्र। संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से शुभ के ज्ञान के आधार पर कानूनों के अनुसार शासन का संचालन करती है। इसमें न तो किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर आधिपत्य होता है और न ही शेष वर्गों का शोषण। मध्यम वर्ग द्वारा अरस्तु चाहता है कि निरंकुश और धनिक दोषों से दूर व संपूर्ण जनता की अराजकता भी न हो। 6, अतिवादी लोकतंत्र या भीड़तंत्र। अरस्तु के अनुसार निर्धनों की संख्या अधिक होने से संयत प्रजातंत्र दूषित होकर भीड़तंत्र या अतिवादी लोकतंत्र में बदल जाता है। इस शासन का अर्थ है केवल निर्धनों के हित के लिए जनता का शासन। ऐसे राज्य में शासन का संचालन कानून के अनुसार न होकर सभी की अपनी अपनी इच्छा अनुसार होता है। अरस्तु के संविधानों के इस वर्गीकरण की आलोचना भी की जाती है। हम इसका उल्लेख करते हैं। पहला, राज्य और सरकार में भेद नहीं। अरस्तु का यह वर्गीकरण राज्य और सरकार में भेद नहीं कर पाता है। फलस्वरूप राज्यों का वर्गीकरण न होकर यह सरकारों का वर्गीकरण है। वस्तुतः यह भेद आधुनिक युग में असंगत नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, लोकतंत्र को महत्व नहीं दिया। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में लोकतंत्र को महत्व नहीं दिया है। वह इसे हजूमशाही और भीड़तंत्र का पर्यायवाची मानता है तथा इसे सबसे अधिक अव्यवस्थित और अनियंत्रित शासन समझता है। लेकिन वर्तमान में यह श्रेष्ठ शासन है। अतः अरस्तु के इस वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं। तत्काल उस समय के युग के लिए यह वर्गीकरण उचित प्रतीत हो सकता होगा, लेकिन हम अब उस युग को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन व्यवस्थाएं, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि प्रकार के राज्य होते हैं। अतः वर्तमान समय में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। चौथा, संख्यावाचक वर्गीकरण। अरस्तु का यह वर्गीकरण गुणवाचक नहीं है, अतः यह वर्गीकरण सर्वथा गलत है। 5वां, परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। राज्यों में वैसे ही नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन चक्र नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं। धन्यवाद।